साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर में। अभी तक हम लोग जान रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। उसमें हम लोग पीछे पड़ चुके थे कि भारतीय इतिहास को या फिर किसी भी इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज हम जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, इन पुरातात्विक साक्ष्यों में भी जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे अभिलेख। अभिलेख का तात्पर्य होता है रिकॉर्ड से। एक प्रकार के लिखित एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं भी रिकॉर्ड किए जा सकते थे। ये किसी भी दीवार पर, ईंटों पर, मोहरों पर, ताम्रपत्रों पर या फिर किसी अन्य चीज़ ऐसी जो उस समय उपस्थित होती थी, वहाँ वो रिकॉर्ड कर दिए जाते थे। ऐसे ही कुछ अभिलेखों को हम लोग देखने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे और इस चैप्टर को इसी के साथ हम लोग कॉन्क्लूड भी करेंगे। तो सामने आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ग्वालियर अभिलेख, भीतरी अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक और जूनागढ़ अभिलेख। ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं के अभिलेख हैं। इनकी विशेषता क्या है, इस पर हम लोग अभी चर्चा थोड़ी कम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इतिहास की क्लास को आगे लेकर के चलेंगे, वैसे वैसे इन अभिलेखों की पूरी चर्चा आपके सामने की जाएगी। साथियों, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखा है प्रमुख अभिलेख और शासक। हम इनकी लोकेशन और देख लेते हैं साथ में। तो इसकी लोकेशन के लिए एक मैप मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, उस मैप को आप लोग विशेष तौर से देखें। ये एग्जैक्ट उपस्थिति वहीं पर बताएगा जहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसके नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे ग्वालियर अभिलेख, पहला अभिलेख आप देख सकते हैं। ये किस शासक का है? प्रतिहार नरेश भोज, और इसकी लोकेशन लिखी हुई है ये ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एरो का साइन आपको दर्शाता है वहाँ तक। ये तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनके बारे में आपको यहाँ जान लेना ज़रूरी है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। फ़िलहाल आप एक बार इनको अच्छी तरीके से देख लें, जूम आउट कर करके। ये देखिएगा, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। हम इसको क्लॉक वाइज ले रहे हैं आगे। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल, कलिंग मतलब उड़ीसा का पुराना नाम था। मंदसौर अभिलेख ये मालवा के राजा यशोवर्मन का अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख ये आप देख सकते हैं कर्नाटका में नीचे, पुलकेशिन सेकंड का, ये चालुक्य राजा थे। और इधर महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेख हैं, इन पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा जो कुछ अन्य अभिलेख हैं उन पर हम लोग आज ही चर्चा करेंगे। तो इसमें नोट एक नीचे लिखा हुआ है, इस नोट को भी आप लोग विशेष तौर से पढ़ लें। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। भारत जो नाम दिया गया, इसका उल्लेख पहली बार किया गया। ये देखिएगा, ये जो लिखी हुई है सेम बात जो मैं अभी पढ़ करके बता रहा था वही है। अभिलेखों की लोकेशन यहाँ मैप पर दिखाई गई है, कृपया इन्हें मार्क करके घर प्रैक्टिस करें। छोटे साइज़ के मैप आते हैं भारत के, आप इन छोटे साइज़ के मैप को लेकर के प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ये कुछ स्तंभ लेख हैं। यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान। तो इन पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैप इस पर सेट कर दिया है मैंने, आप इसको एक बार देखें। चलिएगा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लिखा हुआ है आपका मेहरौली स्तंभ लेख। सामने उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे, उनका अभिलेख है। वैसे तो ये विष्णुपाद पहाड़ी है, उसके पास कुतुब मीनार जहाँ पर है उसी के पास ये अभिलेख स्थित है, और अपने आप में ऐतिहासिक है, इस वजह से ये प्रसिद्ध भी है। उसके नीचे इसको भी हम राइट क्लॉक वाइज ले लेंगे, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे लिखा है भिलसड़ स्तंभ अभिलेख एटा। ये कुमारगुप्त फर्स्ट का
अभिलेख है। विलसड़ आपको मिल जाएगा, एटा उत्तर प्रदेश का स्थान है ये। यहाँ पर गुप्ता वंश की वंशावली और अन्य चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को। उसके बाद आप देखेंगे बिहार लेख स्कंदगुप्त का है। यहाँ बिहार में बिहार शरीफ कह सकते हैं, तो वहाँ पर स्कंदगुप्त का अभिलेख पाया जाता है और इसमें स्कंदगुप्त का ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया उसके बारे में इस अभिलेख में चर्चा मिलती है। नीचे लिखा प्रयाग प्रशस्ति लेख जो समुद्रगुप्ता का है। ये समुद्रगुप्ता अपने आप में विशेष व्यक्ति हैं। भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई युद्धों को जीता और बिना हारे एक महान कीर्तिमान स्थापित किया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ेंगे तो इसमें उत्तर भारत के कुछ राजा और दक्षिण भारत के कुछ राजा, वैसे तो ये इनके नाम भी अलग अलग हैं। उत्तर भारत की जीत को क्या कहा गया है और दक्षिण भारत की जीत को क्या कहा गया है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका नाम और ये किस शासक का है और उनका स्थान क्या है, ये बात यहाँ से महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के नीचे है ऐरण अभिलेख। ये एक्चुअल में यहाँ पर 3 राजाओं का अभिलेख मिलता है, समुद्रगुप्ता का भी, बुद्धगुप्त का भी और भानुगुप्त का भी। समुद्रगुप्त के अभिलेख में केवल समुद्रगुप्त की जो व्यक्तिगत लाइफ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिखा है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त में एक ख़ास बात ये है, बुद्धगुप्त के जो ऐरण अभिलेख है उसकी ख़ास बात ये है कि इसमें चतुर्भुज विष्णु का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। चतुर्भुज विष्णु को माना गया है 4 भुजाओं से युक्त, तो वो इसका साक्ष्य यहाँ पर मिल जाता है। और नीचे लिखा है ऐरण में ही एक अभिलेख मिलता है भानुगुप्त का। ये गुप्त काल के ही व्यक्ति थे। गुप्त काल में जब इनकी एक लड़ाई हुई तो इनके साथी गोपराज इनके मित्र थे, उनकी डेथ और उनके बाद उनकी पत्नी यानी कि उनके मित्र की, जिनका नाम गोपराज था, उनकी पत्नी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो हमारा अभिलेख का पहला प्रमाण है, अभिलेखीय प्रमाण है। आपको जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ, वैसे तो हमारे महाकाव्य रामायण में भी सती सलोचना का उदाहरण मिलता है, लेकिन उसके कोई विशेष लिखित साक्ष्य ना होने की वजह से हम उसको इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसके आगे लिखा है तालगुंडा स्तंभ लेख। ये शिमोगा, शांति वर्मन और मयूर वर्मन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कदम शासक एक राजवंश था, तो उसके अभिलेख यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं। उसके बाद आगे लिखा है गरुण स्तंभ लेख बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और यहाँ पर शुंग नरेश भागभद्र, आप पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंगा, तो उन्हीं के वंशज थे भागभद्र, तो उनका ये अभिलेख है जिसमें भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तमाम बातों को बताया गया है। उसके बाद ऊपर लिखा है मथुरा स्तंभ लेख। इसमें यह चंद्रगुप्त सेकंड का अभिलेख है। इसमें भी गुप्ता साम्राज्य से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ऊपर महरौली स्तंभ लेख वहाँ पढ़ चुके हैं, हालांकि मैंने इन कुछ बातों को नीचे भी नोट कर दिया है, आप उसको भी देख लेंगे एक बार। जैसे मथुरा स्तंभ लेख की खास बात इसमें लिखी है, प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मथुरा स्तंभ लेख किसका था, चंद्रगुप्त सेकंड का, तो ये खास बात हो गई इसकी। उसके बाद जो अगली बात है वो है महरौली लेख से। महरौली आप ऊपर पढ़ के आए थे, ये भी चंद्रगुप्ता का था। ये कुतुब मीनार के पास स्थित है, इस बात को हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आप अगला देखेंगे, अगली बात ऐरण अभिलेख जो बुद्धगुप्त का है, इस बात को भी यहाँ पे आपने देखना है, देखिएगा। इसमें चतुर्भुज विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है तथा सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग, जो हम 7 दिन देखते हैं सप्ताह के, उसका भी वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं। फिर है ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब देखिएगा आज की महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ें हम उससे पहले ऊपर एक बड़ी सी और महत्वपूर्ण सी लाइन लिखी हुई है, इसको भी आप लोग ज़रा देख लें। इसमें लिखा हुआ है बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व, सर्वाधिक प्राचीन लेख है जो एशिया के बोगाज कोई से मिला है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र,
नासत्य, ये वैदिक कालीन देवता हैं, इनका वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वैसे तो हड़प्पा काल में कुछ अभिलेख रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। हालांकि उसकी जो लिपि रही है वो भाव चित्रात्मक लिपि रही है, तो आ, उस शब्दावली को अभी पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है। जो अभिलेख पढ़े जाने में सक्षम हुए हैं भारतीय, उसमें महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, जो हम बाद में चर्चा में लेंगे, उसको एक एक करके देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। अब महत्वपूर्ण शब्दावली पे आ जाएगा। देखो इसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा है पुरालिपि शास्त्र, पेलियोग्राफी। इसका मतलब होता है कि अभिलेखों और दूसरे पुराने दस्तावेजों, अभिलेखों का मतलब ही दस्तावेज होता है, तो जो अभिलेख रिकॉर्ड्स हैं उनका लिखा हुआ और उनकी जो लिपि लिखी हुई है, जिस यानी कि भाषा को लिखने की जो लिपि प्रयोग की जाती है, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेलियोग्राफी, पुरालिपि शास्त्र। इसमें नीचे एक यहाँ पे मैंने साइड में डाल दिया है अभिलेख। ये एक प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं जो प्राचीन काल में 3 प्रकार से मिलते थे सामान्य तौर से। वैसे तो और भी जगह से मिल जाते हैं, लेकिन भारत में जो अशोक का काल आप पढ़ेंगे वहाँ पर ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो वहाँ पर ये 3 प्रकार से मिलते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिकॉर्ड्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते थे। उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट की पॉइंट और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, धर्मशास्त्र। वैदिक काल का ये टर्म है, लेकिन आप यहाँ से कुछ जानकारी लेते हुए चलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ। धर्मसूत्र एक्चुअल में यहाँ पे ये जानकारी दे देता हूँ। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूले। तो जो बड़े बड़े वैदिक ग्रंथ लिखे गए उनको, और मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए उनको इतना डिटेल से पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं था। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बड़ी चीज़ों को सुलझाने के लिए छोटे छोटे फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही धर्म की कुछ बातों को समझने के लिए फार्मूले चाहिए होते थे, तो वही कहलाते हैं धर्मसूत्र। तो बड़े बड़े ऋषियों और मनीषियों ने अपनी वैदिक चिंतन के कारण या वैदिक चिंतन से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया और लिखा। और उसके आगे लिखी हुई है स्मृतियाँ। स्मृति पे हम पहले भी बात कर चुके थे। ऋषियों और मनीषियों ने जो अपनी यादों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो बातें सीखी और देखी और समझी, उन बातों को लिखित में रख दिया है, वही कहलाई जाती थी स्मृतियाँ। और टीकाएँ, टीका टिप्पणी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले लिखे गए किसी ग्रंथ पर अपने विचारों को रखना, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो एक अलग बात है। चाहे उसको क्रिटिसाइज़ किया गया हो या उसकी प्रशंसा की गई हो, एक अलग बात है। तो इसको हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र में। तो ये धर्मशास्त्र में तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ, और इन तीनों को मिला करके बोला जाता है धर्मशास्त्र। आज का जो विषय है वो अभिलेखों का, वो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं।